हेलो फ्रेंड्स। आज हम फिजिक्स क्लास में क्लास 12th की जो फिजिक्स है उसका जो यूनिट फर्स्ट है और जो पहला यूनिट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का है। तो यहाँ पर हम अध्ययन करने वाले हैं स्थिर विद्युत से संबंधित अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके कक्षा 12वीं के बोर्ड एग्ज़ाम के अलावा आगे आप जो भी एग्ज़ाम देना चाहेंगे कॉम्पिटिशन के, उसमें भी आपको ये काम में आएंगे। ये नॉलेज बहुत मोस्ट है, तो ये नॉलेज वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण होने की दृष्टि से इन क्वेश्चनों का आप अध्ययन ध्यान से करें और वीडियो को अंत तक देख के सभी क्वेश्चनों का अध्ययन करें। तो पहला क्वेश्चन है, जब दो वस्तुएं परस्पर रगड़ी जाती हैं तो उन पर घर्षण से उत्पन्न वैद्युत आवेश कैसा होता है? समान प्रकृति के होते हैं परंतु परिमाण भिन्न होता है। दूसरा, विपरीत प्रकृति के होते हैं तथा परिमाण भी भिन्न होता है। चौथा है, सी नंबर पर है, समान परिमाण तथा समान प्रकृति के होते हैं। और इसका अंतिम ऑप्शन डी ऑप्शन है, समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखा जाए तो आप देखेंगे कि आपने अध्ययन किया होगा पहले यूनिट में कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो आवेश तो समान पैदा होता है, लेकिन एक पर होता है माइनस, एक पर होता है प्लस, इसलिए विपरीत आवेश पैदा होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आपका डी होगा, समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के। ओके, अगला क्वेश्चन है, धन आवेशित वस्तु में न्यूट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या इलेक्ट्रॉनों की कमी या प्रोटॉनों की कमी होती है। तो फ्रेंड्स, ये क्लियर है कि जब कोई वस्तु धन आवेशित है तो धन आवेशित कब होती है? जब वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। और अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रही है तो धन आवेशित वस्तु में ऑप्शन क्या क्लियर होगा? इलेक्ट्रॉनों की कमी का। तो आंसर आपका सी है, इलेक्ट्रॉनों की कमी। अगला क्वेश्चन है, ऋण आवेशित वस्तु में है। तो ऋण आवेशित वस्तु का तात्पर्य क्या है? कि उसने इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त किया है, लिया है, इसलिए वो ऋणी है, इसलिए उसे कहते हैं ऋण आवेशित वस्तु। तो जब वो इलेक्ट्रॉनों को ले रही है तो ये क्लियर हो रहा है, क्या क्लियर हो रहा है? कि ऋण आवेशित वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका क्लियर होता है और आंसर देख सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। अगला क्वेश्चन है, दो समरूप धातु के गोलों को हम क्रमशः प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश देते हैं। तो दोनों गोलों के द्रव्यमान बराबर होंगे। धन आवेशित गोले का द्रव्यमान ऋण आवेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा। या अगला ऑप्शन है सी, कि ऋण आवेशित गोले का द्रव्यमान धन आवेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा। और ऑप्शन डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी है। बी क्यों है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब हम किसी गोले को प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं तो आप ये समझिए कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और जिसको हम माइनस दे रहे हैं तो वहाँ इलेक्ट्रॉन प्राप्त की जा रहे हैं। तो स्पष्ट है कि धन आवेशित गोले का जो द्रव्यमान है वो ऋण आवेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा। और फ्रेंड्स, ये जो हम प्रोसेस चेक करते हैं, ये प्रोसेस बहुत माइनर होती है, साइंटिस्टों के द्वारा की जाती है। इतना डिफरेंस भी नहीं होता है कि 100 ग्राम और 200 ग्राम या 50 ग्राम या 10-20 ग्राम का अंतर आ गया। ये मतलब बहुत माइनर मिलीग्राम में इसका डिफरेंस होता है। इसे वैज्ञानिक अपने शोध में एक्सपेरिमेंट्स में ज्ञात करते हैं। तो हम फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी विद्युत रोधी माध्यम का जो परावैद्युत नियतांक K है
वो क्या हो सकता है? उसका मान 0 हो सकता है क्या, 0.7 हो सकता है क्या, कि 3 हो सकता है, कि 6 हो सकता है? तो फ्रेंड्स, किसी विद्युत रोधी माध्यम का जो परावैद्युत नियतांक है, जो के है, उसका वैल्यू हमेशा 6 होता है। कितना होता है? 6। ये आपको याद करना पड़ेगा। अगला है, कुछ दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों को हवा के स्थान पर हम केरोसिन तेल में रख देते हैं, तो उन पर बिंदु आवेश के बीच जो बल है वो क्या होगा? तो वो घटेगा या बढ़ेगा या समान रहेगा या शून्य हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, हम इसके पहले पढ़ चुके हैं कि अगर दो बिंदु आवेशों के बीच में अगर हम हवा के स्थान पर केरोसिन तेल रखेंगे तो वो एक परावैद्युत का कार्य करेगा, और परावैद्युत का कार्य करने से उन दोनों के बीच जो कैपिटल एफ का मान है ना, वो अट्रैक्शन में है या रिपल्सन में है, वो घटेगा। ओके। क्वेश्चन नंबर अगला 7 है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? वेरी मोस्ट है, कई बार आता है, न्यूटन प्रति मीटर, कूलाम प्रति मीटर, न्यूटन प्रति कूलाम या जूल प्रति न्यूटन। तो इसका आंसर है सी, न्यूटन प्रति कूलाम। इसको आपने कई बार लिखा होगा, अगर नहीं लिखा है तो इसे आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट माने 1 ईवी, ईवी कई जगह लिखा हो देखा होगा, तो भी ईवी मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा हमेशा ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका? ऊर्जा का। ओके। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान कितना होता है? अब वैल्यू पूछ ली उनने, तो इसका वैल्यू जो होता है वो पहले ऑप्शन देख लें आप, उसके बाद मैं बताऊंगा आंसर आपको, क्योंकि आपको भी सोचने का मौका मिलना चाहिए। तो ए पर इन्हें दिया है 9.1 इंटू 10 की पावर -19 जूल। दूसरे पे दिया है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। और सी पे दिया है 1.6 10 की पावर -31 जूल। और डी पर दिया है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 जूल। तो इसका आंसर बी होता है डेफिनेटली हमेशा, क्योंकि आपने देखा होगा 1.6 देखो दिया भी है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। इसे ही याद करना है, यही होता है हमेशा। एक वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है। ये अपना अगला क्वेश्चन है कि एक वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी है, वो कितनी होती है? 1 जूल, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 अर्ग या 1 वाट? तो इसका आंसर आपका बी होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है, इलेक्ट्रॉनों द्वारा अर्जित ऊर्जा होगी, तो जो अर्जित ऊर्जा होगी वो कैसी होगी? 5 जूल, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 अर्ग या 5 वाट? तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट विभवांतर द्वारा, एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर द्वारा यदि त्वरित हो रहा है, तो उस समय जो इलेक्ट्रॉन द्वारा जो अर्जित यानी कि प्राप्त की गई जो ऊर्जा होगी वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी। ओके। कितना? 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वहाँ 5 ईवी वो एनर्जी को कंजर्व करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, कुछ भी कह सकते हैं, या एक्सेप्ट करेगा। ओके। अगला क्वेश्चन है, दो इलेक्ट्रॉनों को परस्पर एक दूसरे की ओर लाने पर इनसे बने निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कैसी होती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किस टाइप में होती है? यानी कि घटने में यानी घटती है, या बढ़ने में अर्थात बढ़ती है, उतनी ही रहती है, या शून्य हो जाती है? तो इसका आंसर है बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि क्वेश्चन से क्लियर हो रहा है कि दो इलेक्ट्रॉनों को अगर हम परस्पर एक दूसरे के नज़दीक लाएंगे तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज समान होगा, और अगर चार्ज समान होगा तो हमें अधिक कार्य करना पड़ेगा। और अगर हमें, क्योंकि चार्ज समान होने से एक्चुअली उन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, यानी कि प्रतिकर्षण होगा, तो हमें पास लाने में अधिक कार्य करना पड़ेगा। और हम जब अधिक कार्य करेंगे तो वहाँ पर हमारा जो किया गया अधिक कार्य है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में
सेव हो जाएगा, है ना, अमाउंट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर स्पष्ट होता है कि निकाय की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यानी कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा जो है वो बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। और यहाँ पर यदि हम ऐसा बोल दें, एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि दो विपरीत आवेशों को एक दूसरे की ओर लाने पर, तो वहाँ पर यदि निकाय की हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो वो घटेगी। ओके। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन परस्पर एक दूसरे के ओर लाए जाते हैं। देखो आ गया, जो मैंने क्वेश्चन बोला था वही क्वेश्चन आ गया कि एक इलेक्ट्रॉन मान है नेगेटिव और एक प्रोटॉन मान है पॉजिटिव। अब इनको हम पास में लाएंगे तो ऐसा करने से निकाय की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो डेफिनेटली क्या होगी? देखिए आंसर है घटती है, घटेगी, क्योंकि वहाँ अट्रैक्शन होगा और अट्रैक्शन होने पर वहाँ कार्य का मान पहले की अपेक्षा कम हो जाएगा, तो अमाउंट एनर्जी कम हो जाएगी। इस तरह से निकाय की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो कम हो जाएगी। ओके। अगला क्वेश्चन है, एल भुजा के, एल ऐसा एल लिया, एल आपने देखा ना ABCD का एल, तो एल आकार की या एल आकार की जो भुजा है वो एक घन के केंद्र पर एक आवेश प्लस क्यू रखा है। जैसे एल भुजा है और एक घन के एल भुजा के आकार का एक घन है, उसका एल भुजा ले लिया हमने, तो उसके जो सेंटर है वो सेंटर पॉइंट पर हमने आवेश क्यू रखा है। तो उस कंडीशन में घन के एक तल से निर्गत इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, विद्युत फ्लक्स क्या होगा, आई मीन व्हाट इज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उस कंडीशन में विद्युत फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में एक सीधा सिंपल होता है Q/6ε0, यानी कि आपका जो बी ऑप्शन है वो इसका आंसर होगा। ओके। अब यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि एक बंद पृष्ठ से निर्गत नेट विद्युत फ्लक्स शून्य है, एक क्लोज सरफेस है, ओके, तो एक बंद पृष्ठ से निर्गत यानी कि निकलने वाला जो नेट विद्युत फ्लक्स मीन्स टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल सकते हो उसको आप, वो शून्य होता है। इसका कारण क्या है? अगर मान लो शून्य है उस कंडीशन में, तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो उस कारण को हमें खोजना है इन ऑप्शंस में। तो ऑप्शंस में हम देखते हैं, पृष्ठ के भीतर कोई आवेश नहीं है, पृष्ठ के भीतर नेट आवेश शून्य है, पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र सर्वत्र शून्य है, या पृष्ठ में प्रवेश करने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या पृष्ठ से बाहर निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या के बराबर है। तो यहाँ पर इसका आंसर बी होगा। क्यों होगा? क्योंकि पृष्ठ के भीतर यदि नेट आवेश शून्य है तो नेट विद्युत फ्लक्स भी कैसा होगा? शून्य होगा, क्योंकि आवेश से ही सब कुछ होगा। जब आवेश ही नहीं होगा तो क्या होगा? बल रेखा नहीं बनेगी, और बल रेखा पैदा नहीं होगी तो बल रेखाओं की संख्या को तुम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो समझ में आ गया, क्लियर कर दिया मैंने। अगला क्वेश्चन है, कोई विद्युत द्विध्रुव एक बंद पृष्ठ के अंदर रखा है और बंद पृष्ठ से निकलने वाला जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कुल विद्युत फ्लक्स है वो क्या होगा? Q/ε0, 2Q/ε0 और -2Q/ε0 या शून्य। तो देखिए भाई, कोई विद्युत द्विध्रुव एक बंद पृष्ठ के अंदर अगर है, कोई विद्युत द्विध्रुव एक बंद पृष्ठ के अंदर रखा है, तो बंद पृष्ठ से जो निकलने वाली जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं उनका मान शून्य होता है। और शून्य होने की वजह से यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि इसके पहले मैं बता चुका हूँ कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो टोटल है संख्या है वो शून्य हो जाए, अर्थात कोई भी विद्युत बल रेखा ना निकले या विद्युत बल रेखा संख्या शून्य हो, तो विद्युत फ्लक्स भी शून्य होगा। क्यों? क्योंकि विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ओके, तो यहाँ आंसर आपका शून्य होगा। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत रोधी स्टैंड है, उस विद्युत रोधी स्टैंड पर हम 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक खोखले
गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 न्यूटन प्रति कूलाम है। तो गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? ओके, तो यहां पर आपका जो आंसर है वो 10 न्यूटन प्रति कूलाम ना होके 0 होगा। अगले जो क्वेश्चन आएंगे वो खोखले गोले के ना के गोलीय कोष वाले होंगे, तो वहाँ जो आंसर बनेगा वो बनेगा 10 न्यूटन प्रति कूलाम, या इसमें दिया 5 न्यूटन प्रति कूलाम तो 5 बनेगा। लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा समझें, यहाँ खोखला गोला है, तो खोखले गोले के जो सेंटर पर आवेश का मान 0 होता है, और आवेश का मान 0 होने से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यानी कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह 0 होगी, क्योंकि जो भी प्रोसेस बनती है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की या विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की जो प्रोसेस बनती है वो आवेश से स्टार्ट होती है। तो खोखले गोले के सेंटर पर आवेश 0 होता है, इसलिए वहाँ विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है गोले के केंद्र पर वो भी क्या होगी? 0 होगी। लेकिन अगला क्वेश्चन आप थोड़ा ध्यान दें, आवेशित गोलीय कोष के अंदर, अब यहाँ आवेशित खोखला नहीं कहा उन्होंने, आवेशित गोलीय कोष का है। आवेशित गोलीय कोष के अंदर प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा? पहला, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 तथा विद्युत विभव 0, ये पहला ऑप्शन हो गया। अगला ऑप्शन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 परंतु विभव अनंत होगा। उसके बाद सी ऑप्शन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0, विद्युत विभव सतह पर विभव के समान। तो इसका आंसर आपका सी होगा, देखो दिया भी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 तथा विद्युत विभव सतह पर विभव के समान, क्योंकि जितना सरफेस पर पोटेंशियल है, विभव है, उतना ही उसके सेंटर पर क्या होगा? विभव होगा। लेकिन वहाँ पर विद्युत क्षेत्र होगा, सही बोल रहा हूँ मैं, सी ऑप्शन है इसका, डी ऑप्शन देख लिया मैंने। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहाँ क्या होगी? 0 होगी, लेकिन विभव 0 नहीं होता है। हमने पढ़े होंगे रिलेशन कि इस कंडीशन में जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं वहाँ विद्युत विभव 0 नहीं होता है। तो वो एक कंडीशन उसमें से ए भी जो आपके सामने क्वेश्चन में दी है वो यही है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, किस पर? क्वेश्चन क्या है आपका? आवेशित गोलीय कोष के अंदर प्रत्येक बिंदु पर, लेकिन विभव सरफेस के विभव के समान ही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के खोखले गोले को इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि इसकी सतह पर या इसकी सतह का विभव 5 वोल्ट है, गोले के केंद्र पर विभव होगा। तो अभी आपने पढ़ा था ना कि गोलीय कोष के अलावा जो खोखले गोले होते हैं, वो खोखले गोले के लिए अगर हम बात करें तो वहाँ पर गोले के केंद्र पर क्या होगा? विभव समान होगा। आवेश तो आप पढ़ चुके हैं आप कि खोखले गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आवेश दोनों का मान 0 होता है, लेकिन विभव क्या होता है? विभव जितना सतह पर है उतना ही उसके किस पर होगा? गोले के केंद्र पर होगा। तो यहाँ विभव के लिए हम ध्यान रखें, विभव 0 नहीं होगा। तो यहाँ सतह पर विभव कितना है? 5 वोल्ट, तो केंद्र पर भी कितना हो जाएगा? 5 वोल्ट हो जाएगा। ओके, अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है वो लगभग इसी प्रकार का है, थोड़ा ध्यान दें आप। एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के खोखले गोले को इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि इसके पृष्ठ पर विभव 10 वोल्ट हो जाता है, गोले के केंद्र पर विभव क्या होगा? तो आप फिर समझ सकते हो आंसर होगा 10 वोल्ट, क्योंकि फिर वही कहानी कि खोखला गोला है तो खोखले गोले के केंद्र पर आवेश 0 होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, लेकिन विभव सतह पर उपस्थित विभव के समान ही होगा। इसलिए सतह पर कितना है? 10 वोल्ट, इसलिए ये आंसर क्या होगा? बी होगा आपका, 10 वोल्ट। ओके, निम्नलिखित से धारिता का मात्रक कौन सा है? निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा है? ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कूलाम दिया है, एम्पियर दिया है, वोल्ट दिया है, कूलाम प्रति वोल्ट दिया है।
आंसर है डी, कूलाम प्रति वोल्ट। क्यों? क्योंकि धारिता C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। सूत्र आपने देखा होगा, धारिता C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V, और Q माने आवेश, तो आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम बटे V माने वोल्ट, विभवांतर। ओके, तो कूलाम प्रति वोल्ट, इसे हम फेरड भी लिखते हैं, ध्यान रहे। अगला क्वेश्चन है, पिको फेरड मात्रक है, किसका है जी, वैद्युत आवेश। जो मैंने बताया था अभी कि फेरड आ गया, तो पिको फेरड हो या कोई फेरड हो या माइक्रो फेरड हो, ये सभी मात्रक किसके होते हैं, वैद्युत धारिता के। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इस आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, क्योंकि हमने इसमें 23 क्वेश्चन ही सम्मिलित किए हैं जो वेरी मोस्ट है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन वर्ग मीटर प्रति कूलाम, फेरड प्रति वर्ग मीटर और मीटर प्रति वर्ग मीटर। आप आंसर देख चुके हैं। इसका आंसर है, इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर न्यूटन वर्ग मीटर। तो फ्रेंड्स, आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।